चलो भाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना शुरू करो। रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या भैया? एंड के अबाउट ml²/3। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्लियर है क्या? किसी भी कहीं भी पैरेलल परपेंडिकुलर लगा सकते हो या फिर सेंटर ऑफ मास का पता होना चाहिए। अच्छा, रॉड के बाद रिंग याद है यार? रिंग है, रेडियस आर है। मुजवानी बताएंगे भैया इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। नाम दे रहा हूं मैं, एक्सिस 1 का I1 दैट इज इक्वल टू mr²। अरे क्लियर है क्या? इस एक्सिस के अबाउट जो इसके पैरेलल है, दूसरा नंबर I2 कितना होगा? 2mr²। अच्छा बहुत बढ़िया। इस एक्सिस के अबाउट कितना? I3 डायमेट्रिकल है ना? कितना भैया? mr²/2। सब नहीं बोल रहे हो यार। कितना भाई साहब? mr²/2। अच्छा, इसके पैरेलल अगर हम एक टेंजेंट खींचने दो, चौथा कितना भैया? mr²/2। ये तो है mr² और जुड़ जाएगा तो I4 कितना हो जाएगा? 3mr²/2। मतलब मोटा मोटा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अपने को क्लियर है। इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। उसके बाद बात कर लेते हैं डिस्क। डिस्क याद है? हाँ भाई, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट, इसके अबाउट कितना? mr²/2। और सबके अबाउट निकाल लोगे? निकाल लोगे ना? यस सर। अच्छा, हॉलो स्फीयर याद है? हॉलो सिलेंडर बताओ। हॉलो सिलेंडर टॉप से कैसा दिखता है? हॉलो सिलेंडर टॉप से रिंग की तरह ना? तो अलोंग द एक्सिस, इसको दो तरह से पढ़ा जाता है। अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर, अलोंग द एक्सिस ऑफ सिलेंडर। बात समझ रहे हो ना? जैसे एक सिलेंडर है, सिलेंडर की सेंटर वाली लाइन है ना, उस सेंटर वाली लाइन से जो एक्सिस पास कर रही है वो, तो उसकी जगह क्या mr² हो जाएगा? अरे हो जाएगा क्या? यस सर। अच्छा, और परपेंडिकुलर टू द एक्सिस? दो कंडीशन है इसमें परपेंडिकुलर टू द एक्सिस वाले में। पहला क्या है कि अगर आपके पास ये सिलेंडर है, एक्सिस यहां से पास कर रही है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि सेम सिलेंडर है और एक्सिस एंड से पास कर रही है। अरे क्लियर है क्या? क्या दोनों के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता सकते हैं? बता सकते हैं? यस। ये बताइए, क्या ये एक अपने अंदर से एक रिंग कैरी कर रहा है और ये एक्सिस उस रिंग के डायमीटर पे है कि परपेंडिकुलर? तो कितना होगा जी? mr²/2 प्लस ml²/12, क्योंकि रॉड भी तो है ना ये, जिसका लेंथ कितना है नेता? l। सेम एज यहां पे अगर इधर रख दें तब भी mr²/2 प्लस ml²/3। बढ़िया है नेता, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो अच्छा है। अभी रोटेशन कठिन तो नहीं लग रहा? आगे भी नहीं लगेगा, बहुत सस्ता चैप्टर है, मैं सही बता रहा हूँ। बस दो तीन चीजें तुमको देखने आनी चाहिए, हाथ अच्छे से चलाने आना चाहिए, मतलब ना परपेंडिकुलर डायरेक्शन देखने के लिए। सीरियसली बहुत ही सड़ा चैप्टर है, तुम्हारे हिसाब से बहुत सड़ा चैप्टर है, तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से बहुत सड़ू चैप्टर है, कुछ नहीं है इसमें। और जो पूछा जाएगा खाली फॉर्मूला ही पूछा जाएगा बस, या डायरेक्ट फॉर्मूले पे सवाल। चलो आओ इधर देखो, तो डरने घबराने वाली कोई बात नहीं। हाँ, 20 क्वेश्चन की शीट दी थी, बनाई? सारे बन गए? हो ही नहीं सकते। हाँ, नहीं बनाई? सारे नहीं बने? क्यों नहीं बने यार? बनाओ ना यार। हाँ, फिर आज दूंगा 20 क्वेश्चन की एक शीट। भाई मेरा तो काम है देना यार, अब तुम करो ना करो भाड़ में जाओ, मैं नहीं जानता। पढ़ोगे नहीं खच्चर कहीं के। रात में 11:30 बजे तक आंख गड़ा के देखना पड़ता है, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन। सॉल्व करके नहीं आते हो, खच्चरों की तरह मुंह उठा के चले जाते हो।
अभी इसके बाद जाओगे दुर्गा पूजा मनाने, जाओ मनाओ। हाँ भाई, हॉलो स्फीयर का नाम सुने हो? क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया? हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, कोई सी भी एक्सिस खींच ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर सेंटर ऑफ मास से पास कर रही तो सबके अबाउट कितना होगा? 2/3 mr²। अरे क्लियर है? यस। अच्छा, सॉलिड स्फीयर याद है क्या होता है? सॉलिड स्फीयर का, सॉलिड स्फीयर का कितना? सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr², किसी भी एक्सिस के अबाउट कीजिए, सबके अबाउट कितना? 2/5 mr²। यही पूछे गए हैं आज तक, ठीक है ना? चले सवाल पे आ जाए खटाखट। चलो देखो, दो चार सवाल मेरे साथ बनाओ। अच्छा एक और बात, हाँ ये भी बता दें, रेडियस ऑफ जायरेशन लास्ट वाली क्लास में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया था ना। जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमको मिला, जैसे मान लो इस एक्सिस के अबाउट तुमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका कितना मिला है? 2/3 mr²। हॉलो स्फीयर है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर हमने क्या लिखा? 2/3 mr²। अपने से पूछा गया रेडियस ऑफ जायरेशन, क्या पूछा गया? रेडियस ऑफ जायरेशन या गायरेशन जो भी बोलो, तो कितना होगा? क्या लिख सकते हैं इसको? mk² बराबर कितना? 2/3 mr²। क्या m से m कट जाएगा? k की वैल्यू √2/3r, इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन। अरे क्लैरिटी है क्या? क्लियर है? नहीं समझ आया? आसान है ना यार, इसमें क्या खास बात है, ये तो सस्ती सी चीज है यार। क्या हर जगह कर करके दिखाऊं? हाँ, हाइपोथेटिकल पॉइंट है, मत घुसो उसके बारे में, ठीक है ना? हाँ। चलो देखो, आओ रेडियस ऑफ गायरेशन, अभी फिलहाल इसको एक हाइपोथेटिकल पॉइंट समझेंगे, इसमें घुसेंगे तो ये बहुत भारी हो जाएगा, ठीक है ना? बस कुछ छोटी छोटी बातें हैं। मैं सारे फॉर्मूले का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालूंगा, सब में क्या करना है, बस उसको किसके बराबर रख देना है? mk²। mk², m से m कट जाएगा, जो k की वैल्यू मिल गई वही रेडियस ऑफ गायरेशन। क्लैरिटी है ना नेता लोग? हाँ चलो देखना, जब कभी भी किसी भी बॉडी से सिमेट्रिकल हिस्सा काट के निकाला जाता है या सिमेट्रिकल हिस्सा जोड़ा जाता है, तो उसके रेडियस ऑफ गायरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर सिमेट्रिक सेपरेशन रेडियस ऑफ गायरेशन रिमेन्स अनचेंज। जैसे देखिए, हमने क्या किया कि इस लाइन के अबाउट क्या सिमेट्रिक बन रही है, देख रहे हैं ना? जैसे मान लीजिए पिज्जा देखे हैं नेता लोग, थोड़ा टाइम से आया करो बाबू। ये देखिए, जैसे इतना हिस्सा हम काट के निकाल दिए, तो ये बताइए क्या इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक कटा है कि नहीं कटा है? सिमेट्रिक कटा है ना? तो जब भी सिमेट्रिक कटेगा तो उससे रेडियस ऑफ गायरेशन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये छोटे छोटे स्टेटमेंट है, के अनचेंज्ड रहता है। क्लियर है ना? अच्छा दूसरी बात, फॉर सिमेट्रिक अटैचमेंट टू द रेडियस ऑफ सिमेट्रिक अटैचमेंट रेडियस ऑफ गायरेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। सिमेट्रिक, अगर किसी चीज को सिमेट्रिकली ऐड भी करते हो तब भी रेडियस ऑफ गायरेशन में कोई चेंज नहीं होता। जैसे पहले एक डिस्क रखी थी, अब डिस्क के ऊपर हमने दूसरा मास उठाकर रख दिया, क्या सिमेट्रिकली ऐड किया है? इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली ऐड किया है भाई, हाँ, तो रेडियस ऑफ गायरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसी का एक दूसरा प्रारूप और है कि अगर आप अनसिमेट्रिक एडिंग करते हो, और क्लैरिटी है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज हो जाता है। ये सब कुछ नहीं, बकवास बात है, कभी अपने काम नहीं आने वाली। अब जैसे यहाँ पे हम एक छोटा सा टुकड़ा उठाए यहाँ रख दिए, छोटा सा टुकड़ा उठा के यहाँ रख दोगे तो क्या होगा? रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज हो जाए, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। और क्लैरिटी है ना? जब भी, बस मतलब ये सब बताने का एक ही मुद्दा है कि तुमको ये बात पता रहनी चाहिए कि अगर आप अनसिमेट्रिकल किसी मास को किसी बॉडी के ऊपर ऐड कर रहे हैं तो उससे रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज होता है, और अगर सिमेट्रिकली ऐड कर रहे हैं तो चेंज नहीं होता। क्लैरिटी है? हाँ, बस इतनी ही बात। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिमेट्रिकली चेंज हो रहा है, तो जब mk² जो बनता है, प्रोपोर्शनैलिटी जो बनती है, उसमें नेट चेंज नहीं आता है। क्लियर है ना? जैसे मान लीजिए हम कहें कि एक डिस्क है, इसके ऊपर हमने दूसरी डिस्क रख दी, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो गया?
बात समझे ना, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2i हो गया, लेकिन मास भी तो डबल हुआ है ना, तो अब 2mk² लिखेगा तो कटेगा कि नहीं कटेगा, कट जाएगा ना, तो नेट के में कोई चेंज नहीं होता। हाँ, ये थोड़ा एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है अभी फिलहाल के लिए, तो उसमें इतना घुसना नहीं है। हाँ बाबू क्या कह रहे हो? कह रहे हैं कि अगर, बस तुम दो बात याद करो, सिंपल सिंपल स्टेटमेंट वाले सवाल बनेंगे कि अगर कहीं भी आप मास को सिमेट्रिकली ऐड करते हैं या सिमेट्रिकली हटाते हैं तो रेडियस ऑफ गायरेशन में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन अगर ऐसे रैंडमली उठा के इस काट के बाहर कहीं से भी निकाल दिए, अनसिमेट्रिकली मास हटा रहे हैं या अनसिमेट्रिकली मास ऐड कर रहे हैं तो रेडियस ऑफ गायरेशन चेंज हो जाता है। इतनी सी बात है। सवाल पे आओ। 2021 बताओ, कह रहा है कंसिडर अ यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l, इट इज बेंट इनटू अ सेमी सर्कल। बहुत कॉमन सवाल है, खूब पूछा जाता है। एक वायर है जिसका मास m है, जिसका लेंथ l है, इट इज बेंट इनटू सेमी सर्कल, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर पासिंग थ्रू द सेंटर इज, पासिंग थ्रू द सेंटर इज। ये बताइए अगर हम आपसे कहें कि ये आपके पास एक रिंग है, सुनिएगा, ये आपके पास एक रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, mr² या mr²/2? हाँ बोलो, थोड़ा टाइम से आया करो नेता लोग, यही क्लास अगर हम आते हैं ऐसे भरी रहती तो कितना अच्छा लगता। अच्छा तुम लोग दशहरा के बाद तुम लोग का वापस आने का प्लान है कि मतलब नहीं है? नहीं मतलब लोग मेरे से कह रहे थे अभी कि यहाँ ऐसा होता है कि आएंगे ना। हाँ घर मत रुक जाना, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है, अब खत्म हो जाओगे फिर अगले साल ले घूमोगे कहीं, क्योंकि वो पहला दिन याद करना जिस मोटिवेशन से तुमने ऑफलाइन ज्वाइन किया था। ऑनलाइन पढ़ के सिलेक्शन हो सकता है, नो डाउट, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं, लेकिन पढ़ पाओ ये जरूरी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या यही है। तो इसी वजह से जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मैं फिलहाल अपने सब्जेक्ट में आपको पूरी तरह से बांधने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब मैं क्या बांधूं, साला तुम लोग सवाल ही नहीं लगा के ले आते हो। अब हम 20 क्वेश्चन की शीट दिए, गिन चुन के 10 ही बनाए होते, 15 ही बनाए होते, कितने लोग तो खोल के देखे भी नहीं होंगे उसको, देखे हैं लेकिन छुए नहीं है, तो बनाए कितना बनाए, ज्यादा कठिन था क्या? तब का है ए सुनो, चलो इधर छोड़ो, आओ 1 घंटा में हमको सारे सवाल भी लगाने हैं, ठीक है? क्लोज, बताओ भाई, बताओ 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 बताओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, mr² की mr²/2? mr², गधा, mr²। हमें पूरे का मास कितना है m, मैं कह रहा हूं आधा हो गया मास, सेमी सर्कुलर रिंग है और पूरी रिंग का मास कितना है m, तो तुम्हारा, मैं कहता कि ये रिंग है, इसका मास कितना है m, सेंटर पे लिखा कितना mr², अब इतना हिस्सा मैं काट के निकाल दिया तो इसका मास कितना बचा है m/2, अभी इस पूरे का मास कितना है m, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हाँ गड़बड़ मत करना मतलब बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर mr²/2 से निकाला था, बात समझ रहे हो ना? सेमी सर्कल देख के घबराना नहीं है, पूरे का मास कितना है, इस पूरे का मास है ना, और सब कितनी डिस्टेंस पे है सेंटर से r से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीधे mr², लेकिन जब कंसेप्चुअली सीखे रहोगे तब तो, अब तुम सेंटर ऑफ मास से जोड़ने लग जाते हो इसको तुरंत खट से, बात समझ रहे हो ना कि अरे सर आधा मास आधा आधा ही सर्कल है तो mr²/2 होगा, कहाँ होगा, हम जो कहे वो समझ आया ना, इस पूरे का मास कितना है और सबसे डिस्टेंस कितना है r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I बराबर कितना होगा mr²। अब सुन सवाल क्या कह रहा है, अ यूनिफॉर्म वायर जिसका मास कितना है, लेंथ कितना है, इट इज बेंट इनटू अ, क्या इसकी पूरी लेंथ l है जो किसके बराबर है 2πr के, तो r बराबर कितना हो जाएगा l/l/ I बराबर क्या ml², देख यहाँ पे ml²/2π² है कि नहीं है, अगर तूने 1/2 mr² लिखा ना नेता, खेल खत्म, बात समझे? लेकिन जब तुम एग्जाम के बाहर निकलोगे ना सेंटर से,
ऐसे सवाल आए रहेंगे तो एकदम मुस्कुराते हुए निकलोगे, वाह क्या पेपर गया है। के बाद जब घर जाओगे तब वास्तविकता का ज्ञान होगा। अरे क्लैरिटी है ना, बात समझ पा रहे हो हम क्या कह रहे हैं? चलो आओ। क्या मारा गांग नीचे, दिमाग घूम जाएगा। इस पूरे हिस्से का मास कितना है? तब भी एम आर स्क्वायर होता, तो मास तो वायर इतना ही बड़ा रहता कि बड़ा हो जाता। मुंह फूट जाएगा बकवास करोगे तो। यही तब से समझा रहे हैं कि अगर पूरा गोला हो गया, अगर ये पूरा गोला हो गया तब भी मास कितना है? एम। बस अब लेंथ किसके बराबर हो गया? 2 पाई आर के। और यहां लेंथ किसके बराबर था? पाई आर के। अभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा? एम आर स्क्वायर, क्योंकि हर पार्टिकल का यहां से डिस्टेंस कितना है? आर। मास टोटल कितना है? एम। 1/2 यहां अपने मर्जी से उठा दोगे क्या? क्यों आधा करेंगे? तो मैं आधा काट के गायब कर दिया हूं क्या? मैं तुझे एक कॉमन सेंस काम नहीं करता क्या? मैं तुझे एक वायर दे दूं, कह दूं इसको सेमी सर्कल के फॉर्म में मोड़ दे, तो वायर हल्का हो जाएगा। और मैं कह दूं उस वायर को सर्कल के फॉर्म में मोड़ दे, तो वायर भारी हो जाएगा। दिमाग मको बेच के आते हो बे तुम लोग। अगर हम कहे कि भैया हम तुमको इतना बड़ा वायर दे रहे हैं, देखो हम कह रहे हैं कि हम तुमको इतना बड़ा वायर दे रहे हैं, इस वायर को तुम चाहे सेमी सर्कल बना लो चाहे तुम सर्कल बना लो, इस वायर के मास पे कोई फर्क पड़ेगा? तो मास तब कर क्या रहा हूं तब से? अरे मुझे कंट्रोल रहता है ब्रो, मैं गुस्सा थोड़ी होता हूँ यार, तो बस ऐसे ही थोड़ा डरवाता हूँ। सवाल बनाओ चलो, फट से पेन चलाओ, फट से पेन चलाओ। वैसे ये जो पहला सवाल किए हो, ये जो पहला सवाल किए हो, ये जेई मीन्स 2021 का सवाल है। हाँ, इसके पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं। ठीक है ना, ऐसे आसान सवाल पूछे जाते हैं। अरे ये बहुत कंफ्यूजिंग है, हल्के में मत लेना, स्टार मार्क कर लेना, समझे ना? हाँ, नहीं ठीक। हाँ, थोड़ा आएगा, एल बराबर आर। क्या कह रहा था? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस is same as that as its moment of inertia about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to its length. The relation between its length and radius r is. सोच समझ के बनाओ सवाल, समझ के पढ़ के मतलब समझ आया सवाल क्या कह रहा है? सवाल क्या कह रहा है समझ आ रहा है? कि एक सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी अपनी एक्सिस के अबाउट, वो क्या है? सेम एज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस passing through its center of gravity and perpendicular to its length. इसका मतलब समझो, कह रहा है कि अपने पास एक सॉलिड सिलेंडर है। समझ नहीं पाते हो यार तुम लोग, सबसे पहले सवाल को समझा करो, सवाल की फीलिंग रखो। बिना फीलिंग के सवाल बनाओगे कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है ना? सवाल देखो कहना क्या चाह रहा है तुमसे, तुमसे क्या पूछ रहा है, तुम क्या समझ रहे हो। पहली लाइन का मतलब समझे? ये तुम्हारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसकी अपनी एक्सिस के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्या सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस ये? अरे है कि नहीं है? क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? एम आर स्क्वायर। रेडियस कितना है? आर। सॉलिड सिलेंडर टॉप से कैसा दिखेगा? डिस्क, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई, नहीं आया? आया जी? यस। अब तुमसे दूसरी एक्सिस कह रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस इज द सेम एज, कैसे एकदम सेम है, एज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, जो इसके सेंटर से पास कर रही है, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास कर रही है, एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ। कहां से बनाए? ऐसे खींचे कि ऊपर खींचे? बीच में ना, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यही होगा। और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या जानते हो?
एम आर स्क्वायर बाई 2 कि एम आर स्क्वायर बाई 4? अरे डायमेट्रिक एक्सिस हो गया ना। अरे बताओ नेता यार, एम आर स्क्वायर बाई 4 डायमेट्रिक एक्सिस हुआ ना, समझ आ रहा है? एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 3 एम एल स्क्वायर बाई 12। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं आया। आ रहा है जी, पल्ले पड़ रहा है, सोच लो। कह रहा है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों बराबर है, तो बराबर कर दो, लो आंसर। एम आर स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना? एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम एल स्क्वायर बाई 12। अरे क्लियर है क्या? क्या मैं इसको एम आर स्क्वायर बाई 4 बराबर एम एल स्क्वायर बाई 12 लिख सकता हूं? क्या एम से एम कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, तो एल बराबर कितना हो जाएगा? √3r। नहीं आया? 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 बनाए सवाल, पेन चलाए? बिना पेन चलाए कुछ नहीं होगा यार। जब मैं सवाल पीछे 1 मिनट से 2 मिनट का समय दे रहा हूं तो पेन चलाओ। बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे ही तुमको ऐसे छोटे छोटे सवाल पूछे रहेंगे पूरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलें। चलो, ये देखो कह रहा है 4 पार्टिकल, तुम ही बनाओगे, मैं नहीं बताऊंगा। 4 similar point masses, each of mass m, are placed at the circumference of disk of mass m and radius r. The moment of inertia of the system about the normal axis through center O will be. Center O will be, लेकिन नॉर्मल है, इससे बताओ कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना होगा, बोलो। एक डिस्क है, ये पूरा एक डिस्क है, इस डिस्क के ऊपर ऐसे 4 मासेस और रखे हैं। पूरे डिस्क का मास m है और 4 छोटे छोटे टुकड़ों का मास स्मॉल m है। बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? कौन सा होगा? निकाल रहे हो क्या? इन चारों मास का कितना हो गया? इन चारों मासेस का कितना हो गया? 4mr²। और ये है क्या? और डिस्क का इसके अबाउट कितना होता है? mr² बाई, क्या दोनों को जोड़ नहीं पा रहे हो? हाँ, सेकेंड ना, 1/2 mr² प्लस, आ रहा है भाई पीछे नेता लोग, पक्का ना? गड़बड़ाना मत भाई, आसान सवाल था क्या? कोई डाउट? कुछ हो तो पूछ लो बाबू। चले आगे बढ़ा जाए। ये देखो, the theorem of perpendicular axis is not applicable for determining the moment of inertia along the diameter for which of the following body? Sphere, disc, ring, blade. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का लिमिटेशन क्या बताए थे? क्या बताए थे? द बॉडी मस्ट बी प्लेनर। इसमें कौन प्लेनर नहीं है? सर ब्लेड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़े आज तक, तो वहां परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगा पाएंगे। अरे दादा रे, सब पढ़ाया लिखाया बेकार। क्या भाई, क्या स्फेयर? नहीं समझ आया? आ रहा है? स्फेयर क्या 3 डायमेंशनल बॉडी है? 3 डायमेंशनल बॉडी में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम काम नहीं करता। अरे समझ गए क्या? ये बताओ, पढ़ो। कितना सस्ता सवाल है यार। कौन सा आंसर है? कौन सा? कौन से प्लेन में रखा है? कौन से प्लेन में? The axis x and z in the plane of disk are mutually perpendicular, and y is perpendicular to the plane of the disk.
अरे क्लियर है क्या? ए होगा, ए होगा। प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा है? वाई ना। तो आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड। आई वाई दिया है क्या? इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एंड वाई, एक्स के एक्स में कितना है 30, वाई में कितना है? क्या आई जेड निकालना है जी? तो आई जेड बराबर कितना? अरे पल्ले पड़ा। तो आंसर कितने? 70 मार के आएंगे इसी सवाल में। बहुत लोग 70 मार के आएंगे इसी सवाल में। ध्यान देना, क्या ध्यान देना है? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में ये ध्यान देना है नेता की बॉडी कौन से प्लेन में रखी है। कौन से प्लेन में है बॉडी? हाँ, काहे? तो पढ़ के आना चाहिए था ना, कल छुट्टी था। कल भी नहीं ठीक था, आज ठीक हो गया है। मम्मा की वजह से आना पड़ा। क्या यार, बड़ा दुख है, बड़ा दुख है। पढ़ के आया कर, वरना पूरी क्लास खराब हो जाएगी, कोई फायदा नहीं होगा। ये बताओ। जवानी जाने मन, हसीन दिलरुबा, मिले तो दिल जवां, सारे। सेकंड की थर्ड? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर, पहले सॉलिड फिर हॉलो है ना? हाँ ठीक। अरे हम बनाए क्या? दोनों का मास सेम है ना? सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? 2/5, 2/5 m r1 का स्क्वायर लिख ले। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर कितना होगा? m r2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मास दोनों का सेम है और रेडियस दोनों का अलग अलग है। क्या ये भी सेम है? अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी सेम है। क्या भैया, क्या बचा यहां से? अरे भाई 3 ऊपर चला गया तो 5/3 हो गया भाई। 3/5, 3/5, 3/5। पक्का R2/R1 पूछ रहा है? R1/R2 ना? हाँ? अरे भाई क्या मैं 1/3 R2 स्क्वायर बराबर 1/5 R1 स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। हमसे क्या पूछा है? R1 स्क्वायर/R2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 5/3। तो R1/R2 कितना होगा? कितना होगा? √5/3। तो सही आंसर 3 निकालो, बी। क्या किए क्या बे तुम लोग? जोड़ घटाना नहीं कर पा रहे हो? हाँ, सी निकाले थे? नहीं, पेन ही नहीं चलाना चाहते हो तुम लोग। कहो क्या हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है। क्या? तो जौन मन होगा वही करेंगे क्या? चलो भाई साहब, अगला सवाल देखे हो? क्या अगला सवाल देखें यार, वो गधा की तरह से पढ़ रहे हो तुम लोग एकदम से। पेन नहीं चल रहा तुम लोग के हाथ से। फिजिक्स पढ़ेंगे, लो लाओ। अरे सर, आउट ऑफ सिलेबस है। यही छोटे छोटे सवाल हैं जो वहां पूछ लिए जाएंगे। द रेडियस ऑफ gyration ऑफ अ सिलिंड्रिकल रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ and passing through the center will be given that the rod is 10√3 meter. रेडियस नहीं दिया है? द रेडियस ऑफ, अच्छा रेडियस क्यों देगा? बना बना बना। द रेडियस ऑफ gyration of a cylindrical rod about an axis of rotation perpendicular to its length and passing through the center will be given that length of rod is 10√3 meter. अरे यार इसमें मिसिंग है यार, वो नहीं दिया, रेडियस नहीं दिया है, रेडियस नहीं दिया है। हाँ हाँ, लेंथ दिया है, लेंथ ऑफ द रॉड दिया हुआ है 10√3, रेडियस नहीं दिया गया था। मिस हो गया होगा, टाइपिंग एरर हो गया यहाँ पे।
चलो मान लो मैंने दे दिया रेडियस 1 मीटर, बनाओ। रेडियस दे दिया 1 मीटर, बनाओ। समझ रहे हो ना कौन सी एक्सिस के अबाउट कह रहा है? सिलिंड्रिकल रॉड, मतलब सिलिंड्रिकल रॉड को कैसा मानोगे? सॉलिड की हॉलो? सॉलिड ना, हाँ। हॉलो मत मान लेना, हॉलो पाइप होती है, रॉड सिलिंड्रिकल, ठीक है ना, मतलब सॉलिड सिलेंडर। तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? क्या होता है? mr²/2 कह रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा था? रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ अ सिलेंडर रॉड अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर, इस एक्सिस के अबाउट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे? नींद कम लो, पेन ज्यादा तेज चलाओ। लिख, पेन पेन चला, गधे बैठा हुआ है शांति से। फॉर्मूला फॉर्मूला नहीं याद है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? याद है क्या होता है? खाली भजन सुनेंगे, आग जमाई फाड़ेंगे। क्या लिखे भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका? mr², mr²/4 प्लस प्लस, हाँ हाँ, mr²/4 प्लस ml²/12। अरे क्लैरिटी है? इसी को किसके बराबर रखना है? m के स्क्वायर। m कट जाएगा, r और l की वैल्यू डाल के आंसर नहीं निकाल सकते हो? कितना आ रहा है? हाँ, r की जगह 1 डाल दें, क्या बना? k² बराबर 1/4 प्लस l की जगह कितना? 10√3, स्क्वायर करोगे तो 300/12, जोड़ लो इसको। कितना? 303/12 के बराबर। अब यहाँ रेडियस ऐसा दिया हुआ होगा कि सटीक एक इंटीजर बन जा रहा होगा, 8 9 जो भी बन जाए। अब क्लैरिटी है? चले आगे बढ़े। कहो नहीं था ना, आओ तो उतना है कुछ, ये बताओ। MHCT, moment of inertia of a disk about an axis which is tangent and parallel to its plane is I. Then the moment of inertia of disk about a tangent but perpendicular to its plane will be. बहुत दमदार क्वेश्चन है, बहुत दमदार क्वेश्चन, मतलब ऐसे तोते उड़ा देने वाला, दिमाग लगा के सॉल्व करने वाला सवाल है, से हवाबाजी में नहीं सॉल्व होगा। एक डिस्क है, एक डिस्क है, डिस्क ही है ना, डिस्क अबाउट एन एक्सिस विच इज टेंजेंट एंड पैरेलल टू इट्स प्लेन। तुम्हारे पास एक डिस्क है, इस पर तुमने एक टेंजेंट खींचा है, सुनना, ये टेंजेंट है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है? आई। और तुमसे कह रहा है कि देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट अ टेंजेंट बट परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। टेंजेंट के अबाउट हो लेकिन प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 6I/5 कैसे निकाला? हाँ बाजी, हाँ गुड जॉब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कोई, और कोई, और कोई, और कोई, और कोई, और कोई? क्या गधा हो जी, जबरदस्त तुम लोग। इसका मास मान लो m और रेडियस मान लो r। ओ हो, मास मान लो m और रेडियस मान लो r। अब देखो इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है, इस वाली एक्सिस के अबाउट। अरे इसके अबाउट तो हमारे mr²/2 की 4, डिस्क है ना, mr²/4
4 4 डिस्क है, रिंग नहीं है। इस एक्सिस के अबाउट है mr स्क्वायर बाई 2। यार अबे यार हम सोचे थे आज टॉर्क पढ़ाएंगे। क्या है भैया, इस एक्सिस के अबाउट कितना है? mr स्क्वायर बाई 4 की 2, mr स्क्वायर बाई 2 इसके अबाउट, mr स्क्वायर बाई 2। इसके अबाउट तुमको क्या पता है? आई पता है ना? सोचो आई किसके बराबर, आई किसके बराबर? क्या ये हमारे पास mr स्क्वायर बाई 2 है कि 4 है? सोच लो, mr स्क्वायर बाई 4। ऐसे उल्टा पुल्टा बोलेंगे, सुधारना है, ठीक है ना? mr स्क्वायर बाई 4 डायमेट्रिकल हो गया ना। इसके पैरेलल यहां से अगर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओगे तो आई बराबर क्या मैं mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब आई का वैल्यू कितना हो गया? कितना हो गया? 5/4 mr स्क्वायर। अरे हो गया कि नहीं हो गया? क्या ही हो गया तुम्हारा? हो गया। लेकिन ये चाहिए था क्या अपने को? नहीं, अपने को इस एक्सिस के अबाउट चाहिए था ना। इसके अबाउट कितना है? इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई डैश मान ले क्या? तो आई डैश बराबर क्या लिखोगे? mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर कितना? 3/2 mr स्क्वायर। यहां से mr स्क्वायर की वैल्यू देखो ना कितना है? 3/2 इंटू 4i/5, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 6i/5 डी। ओहो नहीं आया, आया? पल्ले बड़ा हम क्या किए हैं, बस खाली इस एक्सिस के अबाउट, जिसके अबाउट आई दिया है उसके अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस m मास की उसका डिस्क का, r रेडियस की डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं मास के टर्म में। यहां से mr स्क्वायर की वैल्यू हमको i के टर्म में पता चल गई। अब इस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आप आई के टर्म में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालिए। निकालने के लिए आपको mr स्क्वायर की जगह ये वाली वैल्यू उठाकर डालनी पड़ेगी। दैट्स इट, इतना ही है, 2 पार्ट में सब्स्टिट्यूशन। कुछ नहीं आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। यस, चलो एक सवाल बनाओ तो, लो तो। ये रिंग है, इस एक्सिस के अबाउट ये रिंग है, इसका मास m है, रेडियस r है। मास m है और रेडियस कितना है? r है। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया i है। क्लियर है? टेंजेंट के अबाउट निकालना है, निकालो तो। रिंग है, रिंग निकालो तो। परपेंडिकुलर वाले के अबाउट गिवन है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है आई डैश, यही कैलकुलेट करना। निकालो जरा, निकालो जरा, सब निकालेंगे, सब पेन चलाओ। सर अभी तक हमको रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं याद हुआ है। एक जवानी फिर एक हाँ 3i/4 और देख लो, और पेन चला लो। भाई पीछे आंसर आया कितना है? 3i/4। क्या हो पीछे, एकदम पीछे मित्र लोग, निकालो यार, जल्दी करो जल्दी करो, पेन चलाओ, सब पेन चलाओ। जो है अलबेला मदनों वाला, जिसकी दीवानी ब्रज की हर बाला, तो कृष्ण है। हाँ भैया सुनिएगा ध्यान से, ये हॉलो स्फीयर है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई गिवन है, इसके अबाउट कितना होगा? हॉलो स्फीयर है,
इस एक्सिस के अबाउट कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आई डैश निकालना है। मास एम रेडियस आर। एच एस का मतलब समझते हैं ना? मास एम रेडियस आर। बताइए कितना होगा? इसका पहले हुआ कि नहीं हुआ? इसका हुआ, हम बनाए? इसका हम बनाए? कितना आया? 3I/4 आया? क्या देखो क्या लिखे हो? क्या ये तुमको आई गिवन था? इस आई का वैल्यू क्या लिखे हो? 2mr²। क्या लिखे हो? अरे गधा हो यार। इसके अबाउट mr²। इसके पैरेलल m डिस्टेंस, मतलब r डिस्टेंस पे m मास है, तो mr²। कितना हो गया? 2mr²। इस वाली एक्सिस के अबाउट कितना होता है जी? mr²/2। तो इसके पैरेलल वाले के अबाउट कितना हो जाएगा? वही तो आई डैश। कितना? 3/2mr²। mr² का वैल्यू कितना है? I/2। तो आई डैश बराबर कितना हो जाएगा? 3/4I। इसका बताओ। हम्म हम्म ये क्या है? हाँ? पहला वाला बना? सेकंड वाले का आंसर बताओ जल्दी। कितना आ रहा है? I/3? क्या रहा है? हाँ, दिमाग नहीं चल रहा है? हाँ, एक खच्चर हूं। आई होगा। आई डैश बराबर आई। क्या है ये? हॉलो स्फीयर है ना? क्या 3 डायमेंशनल बॉडी है ना? इसमें तुम कोई सी भी एक्सिस खींचोगे, क्या हर डायमेट्रिकल एक्सिस की तरह ही काम करेगा? तो जो एक्सिस इसके पैरेलल होगी वही एक्सिस तो इसके पैरेलल भी होगी। अरे मतलब जो एक्सिस ऐसे आ रही है, अगर इसके अबाउट 2/3 mr² है, तो इसके अबाउट भी 2/3 mr² ही रहेगा। चेंज तो होने वाला नहीं है। तो पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो जाएगा? ये लॉजिक था। क्या रहेगा? आई। अरे क्लियर है ना? हाँ, आई डैश बराबर आई। इसको टिक कर लेना। ठीक, चलो आओ। एम्स 2013 कह रहा, टू सर्कुलर डिस्क ऑफ इक्वल मास एंड थिकनेस made of different material while have same moment of inertia about their central axis of rotation. Moment of inertia depends upon distribution of mass in the body. ए दो सर्कुलर डिस्क है, दोनों का मास सेम है, थिकनेस डिफरेंट है। दोनों का मास सेम है, थिकनेस डिफरेंट है, will have same moment of inertia about their center axis of rotation. बोलो 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 बोलो। सही है, सही है, सही है, सही है। दो सर्कुलर डिस्क हैं जिनका मास कैसा है? बराबर है, थिकनेस डिफरेंट है, विल हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या कहते हो? सही होगा? सही होगा। मटेरियल डिफरेंट है, कह रहा दोनों का रेडियस सेम है क्या? थिकनेस सेम है ना? थिकनेस सेम है ना? हाँ, विल हैव सेम मोमेंट। अच्छा, टू सर्कुलर डिस्क ऑफ इक्वल मासेस एंड थिकनेस, मतलब मास भी सेम है और थिकनेस भी सेम है। अरे क्लैरिटी। हाँ, टू डिस्क ऑफ इक्वल मासेस एंड थिकनेस मेड ऑफ डिफरेंट मटीरियल्स, अलग अलग मटीरियल से मिलकर बने हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो क्लियर है कि रीजन इज करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। एसर्शन करेक्ट है कि नहीं सोच लीजिए। कितने लोग करेक्ट के फेवर में जाते हैं? करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, और बचे हुए लोग का कुछ नहीं। सुनो 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 सुनो, सवाल पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। कह रहा है
कह रहा है कि दोनों का जो मास है वो क्या है, दोनों का मास सेम, दोनों की थिकनेस, दोनों की थिकनेस सेम, लेकिन दोनों डिफरेंट मटेरियल के हैं, दोनों डिफरेंट मटेरियल के हैं। सुनो 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 सुनो, दोनों का मास सेम है, तो m1 बराबर m2 लिख ले। मास को क्या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, रो 1 v1 बराबर रो 2 v2। रो 1 कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच, सिलिंड्रिकल बनेगा। अरे भाई डिस्क है तो डिस्क में अगर थिकनेस है तो थिक डिस्क को ही तो सिलेंडर बोलते हैं। हाँ ऐसा था, थिक डिस्क को ही सिलेंडर बोलते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, तो डेंसिटी बराबर कितना हो गया, अच्छा डेंसिटी तो मान लीजिए रो 1 डिफरेंट मटेरियल का है, वॉल्यूम कितना हो गया, पाई r1 स्क्वायर इंटू एच, और यहाँ क्या रो 2 पाई r2 स्क्वायर इंटू एच, एच से एच काट दे, पाई से पाई काट दे, रो 1 अपॉन रो 2 बराबर कितना, r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर, तो r2 अपॉन r1 बराबर कितना, अंडर रूट ऑफ रो 1 अपॉन रो 2। क्या दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की डेंसिटी सेम नहीं है, डेंसिटी सेम होती तो दोनों सेम मटेरियल के होते। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, अरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाँ इक्वल मास, ये तो स्टेटमेंट बोल रहा है ना कि होता है। तुम बताओ डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, mr स्क्वायर बाई, दोनों लोगों का मास बराबर है लेकिन रेडियस सेम है क्या, अलग अलग है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा। हाँ क्या लिखा है, कह रहा है विल हैव सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन। बताना है कि ये सही है कि गलत है, क्वेश्चन में दिया नहीं है, अभी पता चला। ओह तो निकालती क्या तुम, टैलेंट, एक्स फैक्टर है ये। अरे समझ आया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा कि अलग अलग, सेम कि अलग अलग, अलग है। तुम कॉमन सेंस लगाओ, तुमको हम रुई दे दें और तुमको हम स्टील दे दें, दोनों का मास सेम दे दें, 1 किलो की रुई दे दें 1 किलो की स्टील दे दें, कहें कि वो मोल्डेबल है और तुमको एक डिस्क बनाना है, दोनों का थिकनेस सेम रहेगा, दोनों का थिकनेस सेम रहेगा, किसका रेडियस ज्यादा होगा, किसका, रुई तो ज्यादा स्पेस घेरेगी ना क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा है, तुम दबा दबा के थोड़ी थिकनेस बराबर थिकनेस रख रहे हो। तो सर ऐसे ठेठ भाषा में समझाइए, इतना गणित का जरूरत हमको नहीं था। अरे बात समझे हैं, यस सर। तो एसर्शन सही है कि गलत है, एसर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। आइए, इसीलिए एम्स है, ऐसे थोड़ी एम्स था। ये बताइए, moment of inertia of ring about its diameter is I, the moment of inertia of the same ring about that axis perpendicular to its plane and passing through the center is, कितना होगा, 2i, 2i नहीं, I/2, कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर इज आई, तो आई प्लस आई। अरे भाई ये रिंग है, ये डायमीटर है, ये डायमीटर है, ये आई, तो इसके परपेंडिकुलर वाला दोनों जुड़ नहीं जाएगा, 2i। कैसे गधा हो यार तुम लोग, अच्छे गधा बनो। ये बताओ नीट 2016 सर, हाँ क्या कौन सा वाला, उसके पहले वाला आया, ये नहीं आया, ये मालिक रे मालिक, घबरा जाता हूं मैं, सही बता रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स भी डायमीटर है और वाई भी, तो मैं कहूं यहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई तो यहां भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसके परपेंडिकुलर वाले के अबाउट आई डैश पूछ रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ी हो, थोड़ा धीरे धीरे प्रोसेस होता है,
अभी हमारा कंप्यूटर लाइनेक्स वाला है। यही नहीं पता होगा लाइनेक्स क्या था। लाइनेक्स जानते हो क्या था? हाँ, एक लैंग्वेज थी जिसपे कंप्यूटर बने थे सबसे पहले। आज भी हैकिंग वैकिंग जो होती है वो लाइनेक्स बेस्ड होती है, क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं होती है। जैसे विंडोज होता है ना, विंडोज जानते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं उसको, ओएस बोलते हैं, ठीक है ना। तो वैसे ही इसके पहले एक ओएस हुआ करता था, उसको बोलते थे लाइनेक्स। अभी तुम लोग सुने हो कि नहीं, उधर इसराइल वालों ने पेजर फोड़ दिया था हाथों में, सब लाइनेक्स कोडेड होता है। अरे बहुत खतरनाक, और अलग लेवल है इनका। इसराइल इसराइल इज इसराइल, मतलब वो बहुत मुश्किल से वहां सरवाइव कर पाते हैं, बहुत खतरनाक है वो, बहुत खतरनाक है। उनके जितना खतरनाक पूरी दुनिया में कोई नहीं है। एक मूवी थी इनकी, इनके एक एजेंट के ऊपर बनी थी, स्पाई द स्पाई करके, नेटफ्लिक्स वाली सीरीज, लिमिटेड सीरीज। अरे भाई क्या जबरदस्त। वो मतलब इसराइल से जाता है सीरिया में, और सीरिया में वहां जाके जासूस की तरह जाता, करते 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 वहां का कमांडेंट बन जाता है, और उसको मिनिस्ट्री देने वाले होते हैं, डिफेंस मिनिस्ट्री देने वाले होते हैं। लेकिन वहां उस समय पकड़ा जाता है। बट जितने समय वो रहता है, उतने समय में वो क्या करता है कि जहां जहां इनके स्पॉट्स रहते हैं ना, जहां जहां इनके वेपन्स रखे होते हैं, हर जगह यूकेलिप्टस का पेड़ लगा देता है। और वो सब पेड़ बड़े रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, टाइम बीतता जाता है, बीतता जाता है। एक सीरिया अटैक प्लान करता है, उधर से इसराइल आता है, जहां जहां इनके मेन मेन स्पॉट्स थे, हर स्पॉट्स को डिमोलिश कर देता है। इनके पास वेपन ही नहीं बचता, हार जाते हैं। हाँ, हाँ सिंबल के लिए, यस, ट्रैकेबल हो। हाँ, नहीं नहीं वो बकवास बात थी। हाँ, चलो। हाँ भाई, हाँ मित्र इधर ध्यान दो। वैसे उसको सरेआम फांसी दे दी गई थी, खतरनाक। ऐसे एक इंडियन स्पाई भी था, पाकिस्तान में पकड़ा गया था। पकड़ा क्यों गया था? क्योंकि बहुत टाइम से वो रिपोर्ट नहीं कर रहा था कुछ। तो हमारे यहाँ के लोगों को लगा कि यार लग रहा है ये पलट गया, भेजते हैं किसी को। जिसको भेजे वो पकड़ लिया गया, और वो पकड़ लिया गया तो उसका टॉर्चर हुआ, तो उसने बक दिया, तो मामला खराब हुआ। लखनऊ का लड़का था, लखनऊ यूनिवर्सिटी का। हाँ, क्या चीज? अलीगढ़? अलीगढ़ वाला क्या क्या? अच्छा, ए इधर ध्यान दो। कह रहा अ लाइट रॉड ऑफ लेंथ एल, हाँ भाई इधर, हैज टू मासेस m1 एंड m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of masses. सुनो, ये तुम्हारे पास एक मास m1 है, ये तुम्हारे पास एक दूसरा मास m2 है, यहां से एक सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास कर रही है। अरे कर रही है ना। पूरा लेंथ कितना है? l, ये डिस्टेंस कितना है? r1, और ये डिस्टेंस कितना है? r2, l/2, r1 और r2। अब दोनों मास बराबर थोड़ी हैं, तो क्या r1 r2 निकालना पड़ेगा, तभी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाओगे। क्योंकि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जब तुम लिखोगे तो तुम्हें तो क्लियर है कि क्या लिखोगे, m1 r1 का स्क्वायर, बोलो बोलो बोलो, m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर। क्या r1 r2 l के टर्म में निकालना पड़ेगा। देखो अब सेंटर ऑफ मास को जोड़ दिया, अरे जोड़ दिया ना, कठिन सवाल है। r1 का फॉर्मूला जानते हो क्या था? क्या था? m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू इंटू l, इसका होल स्क्वायर कर दें। अरे क्या पढ़ा रहे हो यार मास्टर, हमको तो कुछ नहीं आ रहा। 2 पॉइंट मास का सेंटर ऑफ मास सिखाए थे सर, वो तो सेंटर ऑफ मास में था ना, वो तो कब का हम भूल गए। r2 क्या लिखोगे? m1 प्लस m2 इंटू इंटू l का स्क्वायर हो गया। अब सॉल्व करो, क्या बढ़ेगा? m1 m2 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m2 m1 स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2। यहां भी स्क्वायर लगा दो, यहां भी स्क्वायर लगा दो, और होल के बाहर क्या कर दो? l। सर इतना कठिन आता है नीट में? l स्क्वायर, l स्क्वायर। अब क्या होगा, क्या कॉमन कर सकते हैं ऊपर से?
M1 M2 कॉमन कर सकते हो? क्या कॉमन कर सकते हो? और ये M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर नहीं आएगा? ये नहीं कॉमन होगा? होगा। देखिए M1 प्लस M2 से M1 प्लस M2 कट जाएगा। यहां से M1 M2 उठाएगा, क्या बचा? M2। क्या बचा? M1 बचा। और यहां क्या बचा? तो M1 प्लस M2 बचा ना। और यहां नीचे क्या है? M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर। क्या कट जाएगा? स्क्वायर कट जाएगा। बता क्या आंसर होगा? कौन सा आंसर? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू एल स्क्वायर। मास्टर सॉल्व करके निकाल दो ना, ऐसे तुम कह रहे हो। चलो कर देता हूं भाई, लो। अरे नहीं नहीं भाई, रुक जाओ भाई। M1 M2 को हमने बाहर कर लिया, बचा कितना? ऊपर क्या बचा? M2। और क्या बचा? M1। और नीचे बचा M1 प्लस M2 का होल स्क्वायर इंटू, इससे स्क्वायर काट दे तो क्या हो गया? M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू एल स्क्वायर हो गया। हाँ, मास ही नहीं है उसका। बिना मास के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लोगे क्या? नीट 2023। The radius of gyration of a solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of the thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is. बोलो। The ratio of radius of gyration of solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is. 5/3 कि 3/5 कि 2/5? हाँ, तू कहां से आ गया बे? हाँ, मारे कंटाप नाच के गिर जाओगे। सवाल क्या पूछ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई भजन गाने आए हैं सर, पढ़ने लिखने तो कोई मतलब ही नहीं है। कह रहा है अंग्रेजी आती है, लक्षण तो नहीं लग रहा है एक को पैसा। क्या लिखी हो भाई? तुमसे सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा है, सवाल में तो यही लग रहा है सर। क्या कह रहा भैया? द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere of same mass and radius about its axis is. तो सॉलिड स्फीयर का जो रेडियस ऑफ जाइरेशन होगा वो कितना होगा? के एस एस का स्क्वायर बराबर 2/5 आर स्क्वायर लिख दिया जाए। लिख दिया जाए? नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस सर। दूसरा क्या लिखेंगे? हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर का रेडियस ऑफ जाइरेशन कितना हो? हाँ, क्या? के एस एस का के एच एस का स्क्वायर, हॉलो स्फीयर के एच एस का स्क्वायर क्या होगा? 2/3 आर स्क्वायर। यही तो होता है। अरे यही तो होता है। तो क्या होगा यहां से? इससे ये कट जाएगा। हाँ, कट जाएगा। और भाई अंडर रूट में आना चाहिए ना। बोलो बोलो, क्या 2 से 2 कट जाएगा? तो के एस एस का स्क्वायर अपॉन के एच एस का स्क्वायर बराबर कितना? 3/5। तो के एस एस अपॉन के एच एस बराबर कितना? अंडर रूट ऑफ 3/5। हाँ, किसका पूछा है? रेडियस का। और दिया क्या है? द रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ थिन हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस अबाउट द रेशियो ऑफ, अबे रेडियस ऑफ जाइरेशन पूछा है भाई। कैसे आदमी हो यार, क्या अंग्रेजी पढ़ते हो यार। यही ग्रेस मार्क वाला था, यही था। अंडर रूट नहीं लगा था इसमें।
The ratio of radius of gyration of solid sphere of mass m and radius r about its own axis to the radius of gyration of thin hollow sphere of same mass and radius about its axis. तुमको रेशियो निकालना है रेडियस ऑफ जाइरेशन का सॉलिड स्फीयर और हॉलो स्फीयर का. तो कितना हुआ? √3:5. √3:5. अरे क्लैरिटी है? हाँ क्या रेशियो? तो वही तो पूछा है. √3:5 और 3:5 दोनों बराबर बात है. 2:1 और √2:1 दोनों बराबर है. बनाओ. 3 identical spherical shell each of mass m and radius r are placed as shown in figure. Consider xx which is touching the two shells and passing through the diameter of the third shell. Moment of inertia of the system consisting of these three spherical shell about xx axis will be. निकालो 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 निकालो. ये जो तेरी नजर का कसूर है तूने कुछ किया तो जरूर है सिखा दिया. क्या भाई इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए यार. ए ठीक 4mr². ठीक है और सोच लीजिए कैसा है. स्फेरिकल शेल का मतलब हॉलो की सॉलिड? हॉलो ना. क्या आंटी क्या कर रही है? ये सवाल बनाया तूने अभी? तो बना ना फिर. क्या पढ़ रहा है? क्या कह रहा है? उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? कितना होता है? हाँ तो लिख. नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख. पहले वाले का हो गया 2/3mr². दूसरे वाले का 2/3 होगा. हाँ इसमें क्या है तो mr² और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 5/3. हाँ हाँ तो कहे नहीं जुड़ेगा? जब तीन बॉडी है तो तीनों का लिखेंगे ना. तो कर क्या रही है? 5/3 कौन लिखेगा? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता यहां कितना आएगा? इसके अबाउट हो गया कितना? इसके अबाउट 2/3mr². और इससे पैरेलल एक्सिस है तो कितना हो गया? mr² और जुड़ेगा तो टोटल कितना हो गया? mr². तो यहां 5/3 लिखेंगे ना. नहीं समझ आया? और यहां भी हाँ बिल्कुल 5 5 10 2 12/3 खत्म. 4mr². आया? अरे नेता लोग गधा बसंत हो गए हैं एकदम से. इसका रेडियस आर है ना. तो पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखेगा भाई? 2/3mr². इसका क्या लिखेगा भाई? 5/3mr². इसके अबाउट 2/3 होगा और इसके पैरेलल mr² और जोड़ देंगे तो कितना? 5/3mr². यहां भी जोड़ देंगे 5/3mr². अरे क्लैरिटी है कि नहीं? तो आई नेट कितना हो गया? 12/3mr². 5 5 2 तो 3 चौक को 12 तो 4mr². ऐसे ही आएगा और क्या. जिपमर 2019. जिपमर जानते हो कि नहीं तुम लोग? जिपमर जानते हो अब होता है कि नहीं होता? SCRA भी नहीं होता ना सर? SCRA क्या सर? ये तो हम सुने ही नहीं, नाम भी नहीं सुने. जिपमर किसके लिए होता है?
एक एएफएमसी होता था, अब होता है कि नहीं? अब तो शायद नीट से डायरेक्टली एसएसबी होती है उसमें। हाँ, नीट से हो जाता है। हाँ हाँ, मेडिकल उसका है ना, मिलिट्री वाला है ना। हाँ। तो पहले क्या होता था, एएफएमसी का अलग एग्जाम होता था, अब नीट के साथ हो गया है। करना नहीं चाहिए था वैसे, एएफएमसी का पेपर बहुत अच्छा आता था। यहाँ बताओ क्या, टू डिस्क हैविंग masses रेशियो 1:2, डायमीटर रेशियो 2:1, देन फाइंड द रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बी की ए, बी की ए, बी, बी, the two discs have mass in the ratio 1:2 and diameter in the ratio 2:1। ए आएगा कि बी आएगा? आई बराबर एम आर स्क्वायर होता है ना यार, डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2। तो I1/I2 बराबर क्या होगा, M1/M2 इंटू R1/R2 की R1/R2 का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर ना। M1/M2 क्या है, 1/2, R1/R2 क्या है, 2/1 का स्क्वायर। तो क्या बचा, 2:1। अच्छा, डायमीटर था। ओके, डायमीटर क्या लिखेगा, 2R1 लिख लें, और D2 क्या लिखेंगे, 2R2। तो 2 से 2, तो D1/D2 बराबर, एक गधेड़ो, डायमीटर और रेडियस लीनियर वेरिएशन ही तो है। अब लीनियर वेरिएशन क्या होता है? हाँ? अब जो सीधे सीधे चलते हैं, जैसे मैं 2 गुना हुआ तो तुम भी 2 गुना बढ़ गए, तो इसको लीनियर वेरिएशन बोलते हैं। तो सोच ना, हाँ वो 2 गुना हुआ तो स्क्वायर हो गया तेरा। हाँ, या पॉइंट। हाँ। अबे तुम लोग ना, चलो ये था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक प्रैक्टिस सेशन। इसके बाद अगला हिस्सा है, अगले हिस्से को बोला जाता है टॉर्क एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये पूरा पार्ट है। पहले हम टॉर्क पढ़ेंगे, टॉर्क निकालेंगे 2-3 जगह, और फिर उसके बाद आएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम पे। मतलब आज वाली क्लास में बेसिक बेसिक टॉर्क पढ़ेंगे, अगली वाली क्लास में रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। 3 लेक्चर में हमारा टॉर्क हो गया, 2 लेक्चर हमारा लगेगा एंगुलर मोमेंटम, 1 लेक्चर लगेगा एनर्जी, उसके बाद रोटेशन खत्म। आइए देखिए, मतलब यहां से 2 तो 4, एक 5 लेक्चर लगेगा। अभी कितना लेक्चर है अपने पास, 8 तारीख को छुट्टी हो रही है ना, एक कल है, फिर परसों तो क्लास है नहीं तुम लोगों की। संडे को, संडे को कोई क्लास लग रही है, लग रही है कोई? वैसे हम लोग सैटरडे को प्लान कर रहे हैं आप लोगों की क्लास। टेस्ट है ना, 10 बजे से 1 बजे तक है ना, उसको और प्रीपोन कराने की कोशिश कर रहे हैं 9 बजे से, 9 बजे से लेकर 12 बजे तक आपका टेस्ट होगा। हाँ, 12:20 तक, और फिर 1 बजे से 5 बजे तक क्लास चलेगी। हाँ, क्या चीज, उस टाइम इवनिंग वाले टाइम पे नहीं बैठेगा? मतलब उसके बाद 6 तारीख वो पड़ जाएगा, संडे पड़ रहा है, 7 और 8 3 क्लास मिल रही है अपने को ना। दोनों संडे को एमबी सेट है यार, संडे को तो हो ही नहीं पाएगा। सैटरडे संडे क्लास लगा लेते ना, तो छुट्टी से जाने से पहले तुम्हारा रोटेशन खत्म करके भेजते। हाँ, रुको प्लान करते हैं, अभी अभी बात करते हैं। टेस्ट बैच 1 बैच 3 दोनों, बैच 1 बैच 2 बैच 3 तीनों टेस्ट एक ही साथ कराने का सोच रहे हैं, अभी करते हैं, करते हैं, रुको। अरे बहुत रूम है, हो जाएगा, इधर रहने दो। मोमेंट ऑफ फोर्स एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम, नहीं था, बहुत ध्यान से सुनना। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम होता है टॉर्क। मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या है, टॉर्क। इसी टॉर्क से एक वर्ड और एसोसिएट होता है जिसका नाम होता है कपल। कपल जानते हो? यस सर, सुना।
अरे क्लियर है? यस सर। सुनिए भैया 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 भैया, ध्यान से ध्यान से। कपल को बोलते हैं इक्वल बट ऑपोजिट, इक्वल बट ऑपोजिट। क्लैरिटी है ना? अच्छा, टॉर्क होता क्या है? अगर हम टॉर्क को समझें या मूवमेंट ऑफ फोर्स को समझें तो बहुत कम शब्दों में आपको मैं समझाऊं ध्यान से, तो इसको लिखा जाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लैरिटी है? ये किस लिए होता है? ये होता है प्रोड्यूसेस रोटेशनल इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस करता है? रोटेशनल इफेक्ट। अगर दुनिया में कहीं भी तुमको ऐसा लग रहा है कि रोटेशन हो रहा है, मतलब कोई ना कोई टॉर्क एसोसिएट हो रहा है। अरे क्लैरिटी है ना? हाँ, बहुत सिंपल होता है। तो टॉर्क बराबर क्या हो गया? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब समझिए, इसी को अंग्रेजी में ना थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म बना के समझाया जाता है, दुनियादारी है बस फालतू की। कि अगर मान लीजिए हम कहें कि यहां से हमारे पास ये आर वेक्टर है, कौन सा वेक्टर है, और यहां पे आपके पास एक फोर्स वेक्टर है, और आर वेक्टर और एफ वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? थीटा। कितना है? थीटा। देख पा रहे हैं ना? क्या आर वेक्टर की लाइन को एक्सटेंड किए हैं और फोर्स वाले वेक्टर की लाइन को एक्सटेंड किए हैं? किए हैं। इस फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक एक आर के अलोंग होगा और एक आर के परपेंडिकुलर, एक आर के अलोंग और एक आर के परपेंडिकुलर। अरे समझ पा रहे हो ना यार? सीधे बैठ जाओ पहले सबके सब। इस एफ के दो कंपोनेंट, एक आर के अलोंग और एक आर के परपेंडिकुलर। जो आर के अलोंग आएगा वो क्या आएगा? एफ कॉस थीटा। जो परपेंडिकुलर जाएगा वो एफ साइन थीटा। ये बताओ, अगर यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है एफ साइन थीटा और एक फोर्स क्या लग रहा है? एफ कॉस थीटा। क्या एफ कॉस थीटा इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा? एफ कॉस थीटा ट्रांसलेशनल मोशन दे रहा है। कैसा मोशन? और ये एफ साइन थीटा। सोचो तुम्हारी गर्दन यहां पे रखी है, तुम्हारी गर्दन यहां पर रखी है, कौन सा फोर्स मजबूर करेगा तुमको तुम्हारी गर्दन घुमाने के लिए? अगर इसको देखना है तो कौन? एफ साइन थीटा। तो टॉर्क कौन देगा? एफ साइन थीटा। वर्क याद है तुम लोगों को? वर्क में पढ़ते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, या पढ़ते थे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। पढ़ते थे ना? सेम एज यहां पर भी है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस। अरे क्लैरिटी है? सुन, यहां पे देख, परपेंडिकुलर फोर्स कौन सा है? कौन सा है? एफ साइन थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है? आर। तो क्या बना? एफ आर साइन थीटा। एफ आर साइन थीटा। टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। टॉर्क कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। तो इसको जब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है ना, आर क्रॉस एफ लिखा जाता है। क्यों आर क्रॉस एफ ही लिखते हैं मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। इसको याद रखिएगा, एफ क्रॉस आर नहीं लिख सकते। क्या लिखेंगे? आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ। जैसे अगर मुझसे पूछा जाए कि यहां पर डायरेक्शन ऑफ टॉर्क बताइए, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आर नॉट द डायरेक्शंस, they are sense of rotation. Direction can only be present in the direction of x, y और z. अरे क्लियर है क्या? डायरेक्शन को या तो i में दे सकते हो, या तो j में दे सकते हो, या तो k में दे सकते हो। नहीं आ रहा है तुम लोग को कुछ? आ रहा है? तो ये कैसे घूमा? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन कैसी? एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड समझते हो ना? अगर तुम इसको एफ क्रॉस आर करते, क्या करते? सोचो क्या हो जाता? पहली प्रायोरिटी ये है, दूसरी प्रायोरिटी पाम है ना, राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। पहली प्रायोरिटी टिप, पहली प्रायोरिटी टिप, दूसरी प्रायोरिटी पाम, तीसरी प्रायोरिटी। अरे क्लैरिटी है ना? अरे क्लैरिटी है ना? यस सर। तो सोच, अगर मैं पहली प्रायोरिटी पे एफ रख देता, क्या रख देता? एफ, तो पहली प्रायोरिटी टिप हो गया, और दूसरी प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी पाम। ये ऐसे ऐसे सोच लो, पहली प्रायोरिटी, पहली प्रायोरिटी आर, आर ना, दूसरी प्रायोरिटी फोर्स, तीसरा प्रायोरिटी थंब। अरे क्लैरिटी है? अच्छा, कुछ खच्चर ऐसे सोचते हैं, मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं कैसे। सर अगर एफ को इधर मान ले तो आर को भी इधर ही मानेंगे, आर तो ऐसे ही है, हम तो ऐसे ही सोच रहे थे।
आर का डायरेक्शन इधर है नेता, ये आर ऐसे जा रहा है, हमको तो नहीं आ रहा है। पहली प्रायोरिटी आर, पहली प्रायोरिटी, दूसरी प्रायोरिटी एफ ऊपर है ना, देख पाम ऊपर की तरफ कर दिया, अंगूठा कहाँ आया, बाहर, तो टार्क किधर आया, आउटवर्ड, टार्क किधर आया, आउटवर्ड। समझ पाए? अब सोच, अगर हम कहते पहली प्रायोरिटी एफ, पहली प्रायोरिटी एफ, दूसरी प्रायोरिटी आर, अरे आर का डायरेक्शन तो ऐसे है ना यार, अरे एरो का तो टिप ऐसे है ना भाई, क्या टॉर्क का डायरेक्शन बदल जाता, कैसा हो जाता, इनवर्ट। इसी वजह से इसको एफ क्रॉस आर नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, आर क्रॉस एफ। ऐसा ही यूनिट बता दो, आर का कितना हो गया मीटर और एफ का मीटर, तो क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को जूल भी लिखा जाता है, बट टॉर्क को जूल में मेजर नहीं करते हैं, क्योंकि जूल एक एनर्जी प्रेजेंट करता है और वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तो डायमेंशन सेम होगा तो सब सेम हो जाएगा, नहीं, बतिया अलग अलग है ना, एक के बतिया नहीं है। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इस वजह इसको न्यूटन मीटर लिखा जाता है, ठीक है ना। हाँ, चलो। अच्छा भाई, डायरेक्शन निकालने में अपने को कोई दिक्कत है क्या, आर क्रॉस एफ कर सकते हैं ना। अच्छा मान लो हम तुमसे कहें कि तुम्हें आर वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप, और तुम्हारे पास तुमको एफ वेक्टर दे रखा है j कैप प्लस 5k कैप, क्या टॉर्क लिख सकते हो, टॉर्क लिख सकते हो। अरे क्रॉस प्रोडक्ट आता है भाई, अगर ये नहीं आता है ना तो चुल्लू भर पानी ढूंढो। यहां क्या लिखोगे, आई, यहां जे, यहां के, आई का वैल्यू, आर क्रॉस एफ करना है, पहले आर फिर एफ, तो क्या लिखोगे 2 3 0, और क्या लिखोगे 0 1 5, लिखेंगे ना। अब हम सॉल्व करें क्या, उम्मीद भी मत करना, आई लिख सकते हैं, फिर इन दोनों को देखेंगे, 5 थे, 1 0 में 0, तो क्या 15 हो गया, फिर प्लस जे की माइनस जे, माइनस जे ना, इसको गायब कर दें, 2 5 10 ना, अच्छा बहुत बढ़िया, प्लस प्लस के कैप देखें कितना भैया, 2 1 में 2, हो गया, तो कितना है 15i कैप माइनस 10j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन मीटर। नहीं आया, आया जी, अच्छा अच्छा, इसी को एक और तरह से समझते हैं, सेम फॉर्मूले को एक और तरह से समझते हैं, बस समझ के लिए। ये बताओ, ये बताओ, देखो अगर हम तुमसे कहें कि तुम्हारे पास ये एक्स एक्सिस है और तुम्हारे पास ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, यहां से ये डिस्टेंस आर वेक्टर है और यहां पर पॉइंट पी है, और इस पी पॉइंट पर जो तुम्हारा फोर्स लग रहा है वो एफ ऐसे लग रहा है, ये तुम्हारा आर वेक्टर है, और ये एंगल कितना है, थीटा, कितना है, थीटा, अरे है ना जी। अब सुनना, हम कह रहे हैं कि इस वाली लाइन को अगर ऐसे पीछे एक्सटेंड करें तो क्या यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा सकता है, अरे आना तो बोल लो यार, क्या ये 90 डिग्री हो गया, क्या यही परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, होगा, सोचिए कितना एंगल है, ये भी कितना होगा, इसका पूरे का मैग्नीट्यूड कितना है, आर, कितना है, क्या ये हाइपोटेन्यूज होगा, क्या ये बेस होगा, बोल तो लो यार, और ये क्या होगा, क्या डी बराबर आर साइन थीटा लिख लोगे, तो टॉर्क बराबर एफ इंटू आर परपेंडिकुलर भी है, फोर्स कितना है एफ, और आर परपेंडिकुलर कितना है डी, और डी का वैल्यू कितना है आर साइन थीटा, तब भी टॉर्क बराबर क्या है आर क्रॉस एफ, आर क्रॉस एफ, कोई चेंज नहीं है, एफ क्रॉस आर मत लिख लेना प्लीज, आर क्रॉस एफ हम लिखें, अरे ये स्केलर फॉर्म है यार, एफ इंटू डी, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एफ क्या है फोर्स और डी क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज टाइप ऑफ स्केलर क्वांटिटी, इसकी वैल्यू किसके बराबर है आर साइन थीटा, आर साइन थीटा, तो टॉर्क बराबर एफ आर साइन थीटा, तो इसको क्या बनाए आर क्रॉस एफ, कोई बदलाव होने वाला नहीं है, चाहे फोर्स को परपेंडिकुलर करो चाहे आर को, मौका देख के अपने हिसाब से कर लेते हैं, वैसे 90% केसेस में फोर्स के परपेंडिकुलर करने से हमारा काम बन जाता है। अरे क्लैरिटी है, चले छोटे छोटे सवाल बनाया जाए, बनाया जाए, यस सर। अब सुनो, मान लो हम तुमसे कहे कि ये गोला है,
क्या है भाई साहब? गोला है। इस गोले पर इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, इधर एक फोर्स लग रहा है 20√2 न्यूटन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। हम कह रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क बताओ। बताओ। रेडियस तुमको दे दिया है, आर बराबर दे दिया है 2 मीटर। नेट टॉर्क बराबर क्या लिखोगे? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिखते जाओ, फटाफट लिखो यार, 9:34 हो गया यार। क्या लिखोगे? हाँ, 60 न्यूटन मीटर। दोनों कैसे घुमा रहे हैं इसको? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? दोनों कैसे घुमा रहे हैं? ये भी और ये भी, दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। दोनों घुमा रहे, क्या दोनों का टॉर्क जोड़ देंगे? जोड़ देंगे ना। सेंस ऑफ रोटेशन से हमको डायरेक्टली ये पता चल जाता है कि हमको जोड़ना है कि घटाना है। जिसका क्लॉकवाइज होगा, अगर दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो बड़े में से छोटे को घटा दे। तो डायरेक्शन किसका आएगा? बड़े वाले का कि छोटे वाले का? छोटे वाले का, बड़े वाले का ना। मान लो 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क आया एंटी क्लॉकवाइज, कैसा आया? और 50 न्यूटन का आया, 50 न्यूटन मीटर का आया क्लॉकवाइज, तो नेट टॉर्क 50 न्यूटन मीटर एंटी क्लॉकवाइज, मतलब डायरेक्शन आउटवर्ड की इनवर्ड? आउटवर्ड की इनवर्ड। क्लैरिटी है ना? हाँ, बस। तो यहां पे अगर तुम टॉर्क लिखोगे तो क्या लिखोगे बोलो? अरे भाई, क्या यहाँ 20 के दो कंपोनेंट हो जाएंगे? एक इधर कितना आएगा और एक इधर कितना जाएगा? अपने को टॉर्क किससे मिलेगा? इससे कोई टॉर्क मिलने वाला? क्या सेंटर से पास कर रहा है? तो जब अपन नेट टॉर्क लिखेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लस 20 इंटू 2, 10 दूना 20, 20 दूना। अरे क्लैरिटी है क्या? पक्का जी? क्लियर है? सोच, अगर हम यहीं पे ऐसे फोर्स लगा देते, हम कहते कि ये है अपने पास 50 न्यूटन और ये जो एंगल है ये है 37 डिग्री, तो बता इसमें ऐड करता कि घटा देता? कितना? 50 इंटू 2 की कंपोनेंट करेंगे? कंपोनेंट करेंगे ना। कितने कंपोनेंट? बोल 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 भाई, कितने? इधर कितना? 40 ना। इधर कितना? क्या 30 से कोई टॉर्क आएगा? अरे इसी पॉइंट के अबाउट देख रहे हो ना? देख रहे हो ना? कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या 40 से है? कितनी है? 2। तो क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज ना कि क्लॉकवाइज? कैसे? तो कुछ गधा हो एकदम से। तो हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मानते चले, तो क्लॉकवाइज को क्या मान लेंगे? क्या लिखोगे? 40 गुणे 2। अरे क्लियर है? अब सोच, सोच, यहां पे एक और फोर्स लगा दें, कर पाता? कर लोगे? सारे फोर्सेस का क्या परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ लोगे? नहीं आ रहा है? आ रहा है? यस। अच्छा, चलो बता। तो भैया ये कितना हो गया? 40 20 60 -80 कितना आया? तूने माइनस किसको माना? क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज ना। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस टॉर्क का डायरेक्शन में क्या लिखूंगा? -20 के कैप की, मतलब के कैप ना। अरे माइनस तो आ गया पहले से। के कैप कैसे? ये आई है और ये क्या है? जे है, तो परपेंडिकुलर ही होगा। अब क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? रिजल्टेंट कैसा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड की इनवर्ड, आउटवर्ड की इनवर्ड। लगा दिया इनवर्ड। अरे नहीं आया, समझ आ रहा है? चल एक और टाइम पास चीज देख, छोटा सा टाइम पास। अगर हम तुझे कहें कि एक बीम है, एक बीम है ऐसे रखी हुई, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हिंज है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट हिंज है, मतलब इसमें एक पिन लगा हुआ है। ये लेंथ है अपने पास 2 मीटर और ये लेंथ भी है अपने पास 2 मीटर। हम 1 मीटर पे एक फोर्स इधर से लगाए 100 न्यूटन और यहां से हम एक फोर्स ऐसे लगा रहे हैं 60 न्यूटन। अरे क्लैरिटी है? कहा गया नेट टॉर्क बताओ? ये भी ये वाला एंगल, हाँ एंगल दे दे रहे 53 डिग्री। बनाओ 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 बनाओ, फट से बनाओ, फट से आंसर करो तुरंत। यही बेसिक है, ये सीख गए तो सब आसान है यार। एक जवान तेरी एक जवान मेरी दूर मिले
हाँ दोनों 1 मीटर पे, मिड पॉइंट पे, यहाँ से 0 हो जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड जॉब। 120। ए भैया, इस जगह पर एक टॉर्क इधर है, एक फोर्स इधर आएगा। वैसे जानते हैं क्या, सुनिएगा ध्यान से, यहां कंपोनेंट नहीं तोड़ा जाता है, कंपोनेंट थोड़ा बाहर ही तोड़िए, बस आपको पता रहना चाहिए कि वो लग कहां रहा है। यहां पर अगर तोड़ेंगे तो देखिए, ये 53 है तो क्या ये भी 53 होगा? तो इस 100 का एक कंपोनेंट इधर आएगा कितना, 60, और एक कंपोनेंट इधर कितना, कितना, पक्का ना? बहुत दमदार सा कंक्लूजन निकालेंगे इससे, सुनिएगा ध्यान से। यहां पर 60 और यहां पर 80, क्या 80 कोई टॉर्क प्रोड्यूस करेगा? 80 यहां पीछे लग रहा है या इस पॉइंट पे लग रहा है? ये बात समझ रहे हैं ना? टॉर्क किससे आएगा? 60 नीचे 60 ऊपर, कितनी डिस्टेंस पर? तो जब टॉर्क लिखोगे तो क्या एक का 60 × 1 लिखोगे, दूसरे का -60 × 1। सोच लो, अरे सोच लो। 0 0। ये 60 न्यूटन इसको कैसे घुमा रहा है? ये 60 न्यूटन भी, तो क्या होगा? 0। कितना होगा? अरे ये 60 न्यूटन से टॉर्क कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज? और इस 60 से भी, तो 60 × 1 + 60 × 1, फोर्स थोड़ी पढ़ रहे हो, 120 न्यूटन मीटर। हाँ, ट्रांसलेशन भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, यहां हमने हिंज कर दिया इस वजह से। हाँ, अगर 80 ना होता, केवल 60 न्यूटन इधर लग रहा होता, 60 न्यूटन इधर लग रहा होता, तो ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होता, अदरवाइज ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में नहीं है। 80 न्यूटन इसको चलाने की कोशिश करेगा, तो इसीलिए उसको रोकने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया है, पिन। अरे बात समझे है ना? हाँ, चलिए एक और सवाल बताइए। ये बताइए, सुनिएगा ध्यान से, अगर हम कहें कि ये हिंज पॉइंट है, हमने एक फोर्स यहां पर लगाया है 100 न्यूटन, कितने न्यूटन का? एक फोर्स हमने यहां लगाया है 100 न्यूटन का, नेट फोर्स कितना है? ये 1 मीटर है और ये भी कितना है, 1 मीटर। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? 0। नेट टॉर्क भी 0 है क्या? नेट टॉर्क भी 0 है क्या? अरे क्लैरिटी है क्या? अरे क्लियर है ना? मतलब पहली स्टेटमेंट, इफ नेट फोर्स विल बी 0, नेट टॉर्क विल बी 0। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? दूसरी बात, हम कह रहे हैं, भैया, क्या कह रहे हैं कि हमने एक फोर्स ऐसे लगाया, क्लियर है? मान लीजिए हमने कहा कि ये फोर्स है 50 न्यूटन, इसका सेंटर पॉइंट है, इसके सेंटर पॉइंट से इधर भी हमने एक फोर्स लगाया 50 न्यूटन। नेट फोर्स 0 है क्या? नेट फोर्स 0 है। नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, नेट टॉर्क, और क्लैरिटी है? अगर हम कहें ये 1 मीटर पे लग रहा है, ये भी 1 मीटर पे लग रहा है, तो जितना ये क्लॉकवाइज उतना ये, अरे क्लैरिटी है क्या? देखिए इसको क्लॉकवाइज घुमाएगा और ये इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो यहां से तूने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर नेट टॉर्क 0 होगा तो नेट फोर्स 0 हो, ये जरूरी। अरे क्लैरिटी है क्या? दोनों बातें क्लियर हो रही हैं? पक्का ना? अगर कोई कहे कि इफ नेट टॉर्क इज 0 दैट मींस नेट फोर्स विल आल्सो बी 0, मतलब ट्रू और फॉल्स? और अगर कोई कहे कि नेट फोर्स 0 है, सॉरी नेट टॉर्क 0 है, तो नेट फोर्स भी 0 होगा, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। दोनों इंडिपेंडेंट है, इतना कोई खास लेना देना नहीं है। अरे क्लैरिटी है ना? इसी वजह से एक कंडीशन बन के आती है इक्विलिब्रियम की, जहां पर दोनों को 0 करना होता है। जब तक दोनों 0 नहीं होंगे तब तक बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अरे क्लैरिटी है ना? अभी तक आप एनएलएम में क्या पढ़ते थे, नेट फोर्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0, एफ वाई बराबर 0, पढ़ते थे ना? अच्छा सुनना, अच्छा ये बताओ, बहुत छोटी सी बात हम पूछ रहे हैं तुमसे, ज्यादा कुछ खास वैसे तो है नहीं। टाइम कितना हुआ, 9:43, 2 मिनट में, 2 ही मिनट है अपने पास, 2 मिनट में पूछ लेंगे तुमसे। ये बताओ, अगर हम तुमसे कहें कि तुम यहां खड़े हो और तुमसे
2 मीटर दूर से, 2 मीटर दूर से एक बॉल ऊपर फेंकी गई जिसका मास है 2 kg। कितना मास है भाई साहब? 2 kg। कितना मास है भाई साहब? 2 kg। इसको हमने ऊपर फेंका 50 मीटर पर सेकेंड। कितनी रफ्तार से? 50 मीटर पर सेकेंड। कहा गया कि फाइंड टॉर्क एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे टॉर्क कितना होगा? टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना होगा? mg। कितना होगा? अब ये कहीं भी कितना भी ऊपर जाए, क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कोई चेंज होगा? अब सोच, यहां पहुंच गया, परपेंडिकुलर कितना है? कितना है? कितना है? यहां नीचे कितना लग रहा है? mg कितना? 20। कितना? किसी भी टाइम पे कहीं भी चल जाए, इसमें कोई चेंज होने वाला? तो टॉर्क बराबर क्या? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है? टॉर्क कितना है? 2। 20 गुना न्यूटन मीटर। कोई कठिनाई? कोई कठिनाई? नो। सुनना, अगर हम तुमसे कहें, ऐसे छोटे छोटे सवाल भी पूछे जाते हैं भाई, ये तुम्हारे पास पॉइंट ओ है, यहां से एक ऑब्जेक्ट को फेंके हैं, इसका कोई मतलब नहीं था, बकवास चीज थी बस यहां पर। क्यों? क्योंकि समय कितना भी हो ये चलेगा तो इसी लाइन के अलॉन्ग, और इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कितना है? 2 मीटर। तो नेट टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है? 20। कितना है? 20। अब हम कह रहे हैं कि सेम उसी 2 kg के ऑब्जेक्ट को 50 मीटर पर सेकेंड से अब हम फेंके 37 डिग्री पे। कितने डिग्री पे? 37। हम पूछे टॉर्क एट मैक्सिमम हाइट। सोचो 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 सोचो। टॉर्क एट मैक्सिमम हाइट, टॉर्क एट मैक्सिमम, टॉर्क एट मैक्सिमम हाइट क्या होगा नेता? क्या ये ऐसे जाएगा? अरे जाएगा। अरे हाँ ना तो बोलो। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा तो क्या mg नीचे लग रहा होगा? mg का वैल्यू, mg का वैल्यू कितना? 20। अरे क्लियर है क्या? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है कि नीचे वाली है? अरे mg से 90 तो ये बन रहा है ना, तो ये r है कि r/2 है? r की r/2। अरे क्लैरिटी है। और रेंज का फॉर्मूला क्या होगा? 2ux ui बाई जी। ux 40 ui 30 डिवाइडेड बाई 10। कट गया क्या? 4 दूना 8, 240। तो कितना हो जाएगा? अपने को क्या चाहिए? 120 चाहिए ना। तो टॉर्क बराबर क्या लिखोगे? 20 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 120, तो 2400 न्यूटन मीटर। इतना टॉर्क आएगा। अरे बहुत कठिन है क्या? बहुत कठिन है क्या? इसको रिवाइज कर लोगे? आज के आज कर लोगे? आज की पूरी क्लास को अगर तुम समराइज करोगे तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट के अंदर कर पाओगे, क्योंकि पीछे तो हम खाली सवाल बनाए हैं तब से, और आज पढ़ने में क्या पढ़े हैं? बस मोमेंट ऑफ फोर्स एंड टॉर्क, बस। अरे क्लैरिटी है? ये देखिए यहाँ क्या कह रहा, अ रिंग एंड अ सॉलिड स्फीयर ऑफ सेम मास एंड रेडियस आर रोटेटिंग विद सेम एंगल। अच्छा अभी इस पे नहीं पढ़े, अभी पढ़े नहीं है, अभी पढ़े नहीं है, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, अगली वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है?